नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वीडियोज में इकोनॉमिक प्लानिंग तक पूरा कर दिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक नियोजन, क्या उद्योगों के बारे में। आज हम लोग आर्थिक नियोजन हमने कर दिया, तो आज हम उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए भाई, उद्योग मैं थोड़ा सा बीच में बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में मतभेद था। किस बात को लेकर? महात्मा गांधी जी का मानना था कि देश की 90% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, तो हमें ग्रामीण उद्योग का विकास करना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहिए ताकि गाँव के लोगों का रोजगार मिल सके, विकास हो सके। फिर इससे हम पूरे देश का विकास कर लेंगे। जबकि इसके विपरीत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था, इसको गांधी जी की अप्रोच थी बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक लिए। जबकि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के तो वो थोड़ा सा देखिए रूस क्रांति के प्रभावित थे, तो ठीक है। उसके बाद उनका भारी उद्योगों के प्रति ज़्यादा झुकाव था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उनका मानना था कि अगर हम बड़े बड़े शहर स्थापित करें जो विकास के एक इंजन के रूप में काम करें, इसके माध्यम से क्या होगा, वही विकास की एक लहर गांव तक भी जाएगी, उसका प्रभाव गांव तक भी दिखेगा, तो भी विकास हो जाएगा। तो देखिए, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अलग अलग है, लेकिन उसका परिणाम क्या एक है। दोनों भी चाहते गांव का विकास, वो भी चाहते गांव का विकास, वो भी चाहते देश में रोजगार के सृजन, वो भी चाहते, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। फिर पहली पंचवर्षीय योजना आती है, मैंने आपको बताया था 1951 से 56 में। तो उसमें तो बेसिकली जो भी थी हेमंत डोभाल मॉडल पे था, उसमें मैंने आपको पीछे बताया, उसमें कि पूरा कृषि पर ही ध्यान दिया गया। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये भारी उद्योगों को लेकर के 1956 से 61 वाली जो थी, उसमें ज़्यादा प्रयास किया गया उद्योगों को लेकर के। उसके पहले भी सबसे पहले औद्योगिक नीति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे भारत में शुरू हुई, कौन सी पहली औद्योगिक नीति से लेकर के आज हम कम से कम आपको 1991 तक सर आप सुनते रहे होंगे कि एलपीजी, अक्सर एलपीजी सुनेंगे आप, वहाँ तक आज हम आपको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम उद्योग का मतलब क्या होता है। उद्योग का मतलब होता है औद्योगिक विकास आर्थिक विकास के एक प्रमुख कारक है। इसके देश के औद्योगिक विकास को औद्योगिक नीति द्वारा निर्देशित तौर पर उद्योगों का मतलब होता है जो हमारे कृषि में कच्चा माल उत्पादित हुआ है उसको हम प्रसंस्कृत करें, प्रसंस्करण करके उसका उपयोग हम अपने लोगों के जीवन में उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर सकें। ये होता है, हम अपने कौशल का उपयोग करें, अपने इसके द्वारा लोगों के जीवन को सरल एवं सहज बनाया जाए। 1947 के पहले औद्योगिकरण क्या था? भारत में जब ब्रिटिश थे तो कुछ भी औद्योगिकरण नहीं हुआ था। उन्होंने जो भी औद्योगिकरण किया उस अपने हिसाब से किया, अपने लाभ के लिए किया, चाहे तो रेल का विकास रहा हो, चाहे जो भी उन्होंने किया वो अपने विकास के लिए। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहले 1948 में पहली औद्योगिक नीति लाई गई। उसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में खैर अलग हो जाते। फिर उन्होंने 1991 में वैचारिक मतभेद होता है तो जनसंघ का निर्माण कर लेते, लेकिन पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, ठीक है। तो इस औद्योगिक नीति की जो सबसे पहले इसका उद्देश्य था कि हमें अपने उत्पादन में वृद्धि करना है, इसके साथ साथ आर्थिक महत्व पर जोर देना है, और साथ एक यहाँ पर भी ना देखिए, ये बात सही कि समाजवादी सोच के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई थी, शुरू में ही बात कर दी गई थी, ये नहीं कि बाद में हुआ, बाद में तो हुआ ही। तो पहली औद्योगिक नीति 1948 में जो लाई गई, जिसमें समाजवादी, निजी और पूंजीवादी दोनों, इसका मतलब ये रहेगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था रहेगी वो ना तो पूरी तरह से निजी रहेगी, ना ही पूरी तरीके से एक तरीके से सार्वजनिक रहेगी। तो निजी एवं सार्वजनिक दोनों का मिलन रहेगा, इसी वजह से इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सार्वजनिक और निजी दोनों है, ठीक है। उसके बाद 1900 औद्योगिक क्षेत्र का विभाजन किया गया, लघु और कुटीर उद्योगिक की भी भूमिका की बात की गई। औद्योगिक नीति को 4 श्रेणियों में बांटा था इन्होंने। सबसे पहले एक होता है सामरिक उद्योग, मतलब सार्वजनिक ऐसे उद्योग होते थे जो निजी उद्योग निजी हाथों में नहीं दिए जा सकते, चाहे तो हथियारों का निर्माण रहा हो, चाहे सुरक्षा को लेकर के जो औद्योगिक थे उनको बोलते थे सामरिक उद्योग। सामरिक का मतलब भी होता है स्ट्रेटेजिक, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद बुनियादी प्रमुख उद्योग जैसे जहाज निर्माण,
विमान लोहा इस्पात उद्योग, इनको भी थोड़ा सा निजीकरण के लिए किया गया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रेणी में रखा गया, जैसे कपड़ा उद्योग, ऊनी उद्योग, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग, सूती उद्योग, इनको भी निजी क्षेत्र और साथ में सार्वजनिक दोनों में रखा गया। और फिर उनके अलावा भी कुछ अन्य उद्योग थे। यहाँ पर ये ध्यान देने वाले कि 4 श्रेणी में बांटा गया, एक सामरिक उद्योग, एक बुनियादी उद्योग, एक महत्वपूर्ण उद्योग और साथ में चौथा है, इन तीनों पे जो नहीं है अन्य उद्योग कह सकते हैं। तो जो सामरिक उद्योग को शामिल किया गया था उसको किया गया था पूरी तरीके से सार्वजनिक सेक्टर में, सरकार के हाथ में रहेंगी। अभी अब मैं आपको 1991 बताऊंगा, उसमें भी ऐसा किया गया। तो जो सुरक्षा के दृष्टिकोण वाले से जो खतरनाक साबित हो सकते थे, हथियारों का उत्पादन हो गया, ये ज्वलनशील पदार्थों का उत्पादन हो गया, ज्वलनशील, तो इसको रखा गया सार्वजनिक क्षेत्र में। बाकी चाहे तो कपड़ा उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, उसके बाद लौह इस्पात उद्योग हो गया, इसके साथ साथ विमान निर्माण हो गया, जहाज निर्माण हो गया, इनको सबको सार्वजनिक और पूंजीगत, पूंजी उद्योग दोनों, मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों में रखा गया। फिर इसके क्या लाभ हुए, इस पर हमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं ली है कि बेसिकली कम से कम देश में उद्योगों की शुरुआत हो गई। जो पूरा देश उद्योग विहीन देश जो है उसको कुछ तो प्रयास किया गया, तो ये एक सराहनीय प्रयास। फिर 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, कम औद्योगिक आधार वाले क्षेत्रों के विकास के माध्यम से आय और धन वाली असमानताओं को दूर करना, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। उद्योग, इसमें भी उद्योगों को 3 श्रेणी में बांटा गया था। तो इसमें जैसा पहली वाली में क्या था, 4 श्रेणी में बांटा था, इसमें भी उद्योगों को 3 कैटेगराइज किया गया था। उद्योग सूची ये 3 में 17 प्रमुख देखते, जिनमें हथियार, गोला हो गया, बारूद, परमाणु ऊर्जा, हवाई परिवहन, रेलवे आदि। तो इन क्षेत्रों के विकास को राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी। जो प्रमुख उद्योग, चाहे तो रेलवे हो, चाहे तो परमाणु हो, चाहे तो विमान उद्योग हो, चाहे तो हवाई जहाज हो, उसके साथ बारूद, हथियार, गोला वाले, इनके उद्देश्य के लिए हमने क्या किया, राज्य की जिम्मेदारी दी थी। फिर अनुसूची 2, इनमें थे जैसे मशीन टूल्स हो गया, जो कम खतरनाक है, रसायन, दवा, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एंटीबायोटिक्स, उर्वरक आदि, इन वालों को हम बी में रखते हैं, सूची बी में रखते हैं। इसको राज्य के द्वारा विकसित और स्वामित्व माना जाता है। निजी क्षेत्रों को भी इसमें एक तरह से प्रवेश दिया गया। फिर उसके बाद तीसरी श्रेणी सूची सी, शेड्यूल सी में, इसमें क्या किया गया, अवशिष्ट उद्योग, जो निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिए खुला छोड़ दिया गया, जो लाइसेंसिंग प्रावधानों के माध्यम से उद्योग कठोर निजी उद्योगों के लिए छोड़ा गया, लेकिन लाइसेंसिंग तभी तक कि आपको लाइसेंस लेकर के आप निजी उद्योग लगा सकते हैं। इन तो ये 3 कैटेगरी। तो 1948 की जो औद्योगिक नीति है उसमें 4 हमने डिवाइडेशन किया। 1956 में जो लेकर के औद्योगिक नीति लेकर के उसमें हमने 3 तरीके का डिवीजन किया कि इस वाली, ये उद्योग इसमें रहेंगे, ये उद्योग इसमें रहेंगे और ये उद्योग इसमें रहेंगे। फिर 1969 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या किए, एक औद्योगिक नीति संकल्प इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1969 लाए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी MRTP एक्ट आना, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट, प्रैक्टिसेज एक्ट। इसमें व्यापार एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार एकाधिक, इसका मतलब ये था, देखिए MRTP एक्ट अक्सर आप सुनेंगे, पूरा फुल फॉर्म भी लोगों को नहीं पता रहता, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट 1969। मोनो 2-3 बार बोले, मोनोपोलिस्टिक एंड ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट 1969। इसके माध्यम से क्या किया गया कि देखिए, उसमें उसके 20 साल पहले लगभग देश आज़ाद हुआ था, आय असमानता पहले से बहुत ज़्यादा थी, जमींदारी, महलवाड़ी, उसके बाद इनके कारण क्या हुआ था, हमारे यहाँ रिसोर्सेज का केंद्रीकरण हो गया था। गांव, पूरे इलाके में एक व्यक्ति होता था जो जमींदार था, जिसके पास सारी खेत होता था, बाकी सारे लोग केवल मजदूर की भूमिका में थे। तो इसको रोकने के, मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है एकाधिकार। इस एकाधिकार को रोकने के लिए इसमें 2 प्रावधान, कोई भी व्यक्ति इतने ज़्यादा संपत्ति नहीं रखेगा, नंबर 1, नंबर 2, साथ में आर्थिक शक्ति के एकाधिकार नहीं रखेगा, और साथ में संचय नहीं, मतलब ये है कि किसी न किसी स्थिति में एक सीमा से ज़्यादा आपको अपने अंदर संपत्ति इतनी नहीं रखना है अपना आर्थिक, ताकि हम उसको मोनोपोलाइजेशन को कम कर सके, अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण करने की कोशिश की गई थी। व्यापार और वाणिज्य प्रथाओं को विनियमित करने और आर्थिक शक्ति के एकाधिकार और एकाग्रता को कम करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है।
25 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाले फर्मों को किसी विस्तार, ग्रीनफील्ड परियोजना अन्य कंपनियों में एमआरटीपी अधिनियम के अनुसार पहले भारत सरकार से सहमति लेनी पड़ती थी। मतलब अगर 25 करोड़ से ज़्यादा की, उस समय 25 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती थी कि अगर हम कोई औद्योगिक ग्रीनफील्ड लगाना है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एकदम शुरुआत से किसी उद्योग को लगाना। दो तरीके के, एक ग्रीनफील्ड और एक ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि जैसा कोई उद्योग हम बिल्कुल शुरुआत से लगाए, मतलब हम किसी खेत में पहला बीज बोते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। कि मतलब हम कोई उद्योग बिल्कुल शुरुआत से लगा रहे हैं। तो अगर 25 करोड़ से ज़्यादा की हम कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सरकार से सहमति या लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन एमआरटीपी एक्ट बाद में थोड़ा एक तरीके से को लिबरलाइज किया गया, बल्कि ख़त्म ही कर दिया गया 2002 में। तो उसके बाद ये हो गया, हमने बता दिया। इसको 2002 में ख़त्म करके एक प्रतिस्पर्धा कानून आयोग एक्ट लाया गया 2002 में, उसे ख़त्म कर दिया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भी स्थापना की गई थी, बताऊंगा मैं आगे इसे। उसके बाद 1973 में औद्योगिक नीति संकल्प फिर लाया गया। देखिए लगातार लाया जा रहा है। 1948 में औद्योगिक नीति आई, 1956 में आया, 1969 में आया, 1973 में फिर आ रहा है। सबका उद्देश्य एक ही थी कि हमें औद्योगिक घरानों के निवेश और उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की पहचान की। विदेशी कंपनियों को थोड़ा थोड़ा अनुमति दी गई। 1973 के औद्योगिक नीति में एक नया वर्गीकरण अर्थात उद्योगों का निर्माण हुआ। उद्योगों के विकास के लिए मौलिक महत्व उद्योगों की श्रेणी में रखा गया, जैसे लोहा और इस्पात, कोयला, सीमेंट, कच्चा तेल, शोधन और बिजली। कि मतलब हमने क्या किया कि 1973 वाले जो एक तरह से फिर औद्योगिक रिजोल्यूशन लेकर के आए। इसमें लोहा इस्पात हो गया, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, कच्चा तेल हो गया, तेल शोधन और बिजली, इन उद्योगों को महत्वपूर्ण मौलिक उद्योगों की श्रेणी में रखा गया। अभी जब मैं आपको आगे बताऊँ 8 कोर इंडस्ट्रीज उसमें कौन कौन से हैं, ये इसी में ज़्यादा, उसमें कच्चा तेल हो गया, सीमेंट हो गया, लोहा हो गया। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण उद्योग माने गए। पेपर में आ सकता है कि किस उद्योगों के द्वारा लोहा और इस्पात, कोयला, सीमेंट और कच्चा तेल, तेल शोधन और बिजली को औद्योगिक नीति संकल्प इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन संकल्प के अंतर्गत महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रेणी में रखा गया। तो 1973 इसी में एक फेरा एक्ट आया था, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट। उसमें क्या था कि मतलब हमको विनिमय करना था, जो किस तरीके से विदेशी मुद्रा को विनिमय करने के लिए 1973 में फेरा है, बाद में फेमा भी लाया गया था। फिर देखिए 1977 के औद्योगिक नीति संकल्प लाया, जिसके उसमें वित्त मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। इसने क्या किया कि लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस किया, और उसमें 3 भागों में लघु, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को 3 भागों में, कॉटेज इंडस्ट्रीज को 3 भागों में डिवाइड किया। कुटीर और लघु उद्योग जो व्यापक स्वरोजगार क्षमता के साथ मजदूरी के सामान का उत्पादन करते हैं। लघु क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक की मशीनरी और उपकरणों का निवेश करना, 10 लाख रुपए तक के निवेश वाले लघु उद्यमों और 15 लाख रुपए तक के अचल पूंजी निवेश वालों की सहायक इकाइयाँ की स्थापना की है। इनको दो में, एक लघु उद्योग और दूसरा लार्ज या बड़े उद्योगों में डिवाइड किया गया। तो जो बड़े उद्योग थे उसको भी बांटा, जैसे बुनियादी उद्योग हो गया, पूंजीगत सामान उद्योग हो गया, उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग हो गया। तो बुनियादी उद्योग में जैसा धातु, सीमेंट, लौह, रिफाइनरी जैसे छोटे उद्योग हो गए। पूंजीगत सामान वाले में जैसा कि मशीनरी का स्थापना हो गई। और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जहाँ उत्पादन अनिवार्य रूप से बड़े पैमाने पर होना चाहिए, जो कृषि और औद्योगिक विकास जैसे उर्वरक, पेट्रोलियम, रसायन आदि में मदद करता है। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य दिया गया। इन उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में रखकर कुछ व्यक्तियों या समूहों के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता। देखिए अभी भी देखिए 1977 तक आते आते अभी भी हम एक तरीके से निजी उद्योगों पे जाने से रोक रहे हैं, निजी उद्योगों को उतना खुली छूट नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सरकार अभी भी अपना उद्योगों पे नियंत्रण बनाए रखना चाहती है कि निजी उद्योग कहीं अनियंत्रित ना हो जाए। हम पहले भी 200 साल की मानसिक गुलामी झेल चुके थे, तो इससे ये था कि एक अभी भी डर बना हुआ था। लेकिन अभी हम आगे फिर उसके बाद 1980 में औद्योगिक नीति संकल्प आया। इसमें क्या था कि अधिक उत्पादन और उच्च उत्पादकता को बढ़ाना, प्राप्त करना, उच्च रोजगार को सृजित करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और निर्यातोन्मुख औद्योगिक को बढ़ावा देना। इसमें हम थोड़ा सा कुछ छूट भी देते हैं, जैसे कंपनियों के एमआरटीपी एक्ट की लिमिट बढ़ा करके। पहले हम एमआरटीपी एक्ट कितना था, 25 करोड़ था, जिसको बढ़ा करके 1980 में फिर 50 करोड़ कर दिया गया। औद्योगिक लाइसेंसिंग यूनिट को सरल बनाना, उद्योगों के स्वतः विस्तार के प्रावधान का विस्तार किया गया।
1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य ने निजी क्षेत्र के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार करने, यहाँ तक कि 1956 के संकल्प में राज्य के लिए आरक्षित क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना के लिए रास्ते खोले। मतलब थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं अब लिबरल की तरफ अब जा रहे हैं कि हम MRTP एक्ट को सरल कर रहे हैं, जहाँ उसमें 25 करोड़ तक की अधिकतम था तो बढ़ा करके हम 50 करोड़ का दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम और थोड़ा सा उद्योगों को, निजी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छूट दे रहे हैं। फिर औद्योगिक नीति संकल्प 1985 से 1986 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, तो इन्होंने क्या किया, MRTP एक्ट को बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया। पहले क्या था, MRTP एक्ट जब 1969 में आया तो 25 करोड़, 1980 में 50 करोड़ और 1985 में 100 करोड़ तक के उद्योगों को निजी क्षेत्र की छूट दी गई। औद्योगिक लाइसेंस के प्रावधान को सरल बनाया गया। अनिवार्य लाइसेंसिंग केवल 64 उद्योगों के लिए ही बचा था। 64 उद्योगों को छोड़ करके हमने ज़्यादातर औद्योगिक लाइसेंसिंग को एक तरीके से फ्री कर दिया, मुक्त बना दिया। दूरसंचार, कंप्यूटरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक जैसे सनराइज उद्योगों को सनराइज उद्योग होते हैं जो चमकते, जो उद्योग भविष्य में भारत को एक मतलब मजबूत भारत, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं सनराइज उद्योग कहा जाता है उनको। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिकीकरण और लाभप्रदता विशेषताओं पर बल दिया गया। सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे कई प्रौद्योगिकी मिशनों के साथ कृषि को एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ देखा गया। मतलब हम कृषि में भी एक तरीके से नए प्रवेश करने की प्रयास करें इस सेक्ट के माध्यम से। आर्थिक सुधारों को प्रयास किया गया, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। देखिए, ये बस सही कि औद्योगिक नीति संकल्प जो 1985-86 में आई थी, इसने औद्योगिक सुधारों का प्रयास किया, लेकिन उसमें हमारी हालत लगभग खराब होती जा रही थी। 1980 के अंत में, दशक के अंत में 1990 के आसपास उच्च महंगाई दर थी। मुद्रास्फीति दर 13% के ऊपर चली गई। मैंने आपको जब इन्फ्लेशन पढ़ाया था बताया था महंगाई 4+-2 होनी चाहिए, 2 से 6 के बीच में होना चाहिए। 13% पहुँच गई, कितना ज़्यादा। उसके साथ साथ हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज लगातार घट रहा था। उच्च राजकोषीय घाटा 8% के ऊपर चला गया, जहाँ 3.5% मिनिमम होना चाहिए 8% हो गया। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही थी। उसमें राजनीतिक गतिविधियाँ भी इस तरह होती थी। सरकारों का स्थिरता भी हो रही थी राजीव गांधी जी की। उसके कुछ समय बाद हत्या भी हो जाती है इस स्थिति के बाद। उसके बाद मतलब कई चीज़ें हो रही थी। तो एक अभी आएगा, हम ये तो चर्चा कर लिया हम औद्योगिक नीति 1985-86 के बीच में। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, इसमें हम आपको ज़्यादा टाइम देंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति। जी, तो मैंने आपको बताया कि 1980-90 के बीच में हालात हमारे बहुत ख़राब हो गए थे। हमारा ट्रेड डिफिशन बहुत नीचे चला गया, बहुत ऊपर चला गया। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में चर्चा की थी। बस आप कमेंट करके ये बताएं कि विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ रखा जाता है, इसका आंसर दें आप। तो विदेशी मुद्रा भंडार 1.2 अरब डॉलर, इतना नीचे हम लोग चला गया था। आज तो सरकार ने अभी तो 2-3 दिन पहले 600 अरब डॉलर पहुँच गए। आप समझिए, उसमें हमारे पास 1 रुपये थे, 1 रुपये, आज 600 रुपये है। तो ये अंतर को आप समझिए कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो कितना नीचे चला गया था। उसके साथ साथ हमारी महंगाई, जो इन्फ्लेशन दर थी, वो 17% के ऊपर चली गई थी, जो कि 3-4% नहीं होना चाहिए, वो 17% हो गया। उसके बाद रोजगार तो लगभग देश में एकदम खत्म हो गया था। उसके साथ हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था IMF से ऋण लेने के लिए। कुछ हमें IMF की शर्तें माननी पड़ी थी, तब जा कर के हम ऐसे नहीं लेके आ गए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसमें उसमें प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन दोनों ने काफ़ी प्रयास, दोनों बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। वो तो चले गए, अभी मनमोहन सिंह तो है। दोनों ने, इसको बोलते राव मनमोहन पैक्ट, बहुत ही एक तरीके से उदार, बहुत साहसिक कदम उठाया उन्होंने। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो जब इन तीनों शब्दों का मतलब आप समझ लेंगे कि उदार होना का मतलब होता है कि हम मतलब अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि
प्रतिबंधों को तोड़ना, कि हम किस चीज़ को उदारता की तरफ जाएं, कि हम आप विदेशी कंपनियों को भारत में प्रवेश करने की इजाज़त देते हैं, अब हम उदार हो चुके हैं। लिबरलाइजेशन, उसके बाद होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण मतलब निजी उद्योगों का प्रवेश। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था लगभग की, ठीक है, जो भी पीछे मैंने आपको उद्योग बताया उसमें निजीकरण की बात कहाँ की, बहुत थोड़ा थोड़ा, कि हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कि मतलब ना कि बच्चे को ज़्यादा धूप में निकलने नहीं देना है, ज़्यादा उन्हें नहीं लगने देना है, लेकिन अब लग रहा है कि बच्चा बड़ा हो गया है ना, तो उसको हम छूट दे रहे हैं। तो इस तरीके से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो विश्व से एक तरीके से खुल चुकी है। हम बंद अर्थव्यवस्था, बंद तो नहीं कहेंगे, पहले भी खुली थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक लिबरल कैरेक्टर धारण कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके कई कारण थे कि उस समय भारत का ना खाड़ी से युद्ध भी चल रहा था। उस समय कोल्ड वार लगभग खत्म हुआ था। कोल्ड वार के शीत युद्ध जो 1945 के बाद अमेरिका और रूस के बीच एक, अमेरिका 1945 में उदय एक तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरीके सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरा। तो लगभग 45 सालों तक एक शीत युद्ध का टाइम, तो शीत युद्ध खत्म हुआ था। उसी समय रूस जो है वो का विभाजन हुआ था। मैं आपको बता दूं यूएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रसिया, उसका विभाजन हुआ, वो 15 देशों में टूट करके अलग बना। तो आज आप रूस देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान देख रहे हैं, ये सब कभी रूस का हिस्सा हुआ करते थे। उसके बाद खाड़ी देशों में संकट था, तेल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची कीमतों पर आ रहा था। तो इन परिस्थितियों के अनुसार अब ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी थी कि भारत को अब अपने एलपीजी को के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था हमारे पास। तो एलपीजी अच्छा सुधार रहा, उसके अगर प्रोज भी हैं बहुत सारे, तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो प्रोज एंड कॉन तो हर चीज़ के ही होते हैं। तो एलपीजी रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं भारत को एक उद्योग की तरफ ले जाने में, हमारी तो कृषि अर्थव्यवस्था थी, हमने पहली पंचवर्षीय योजना भी कृषि पे पूरी डिपेंड की। द्वितीय पंचवर्षीय थोड़ा बहुत हमने औद्योगिकरण का प्रयास किया, बाकी हमने उद्योगीकरण का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन जब मैं भी इसके निगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मुद्रा, तो ये हो गया क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया कि हमारी फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो गया था, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया था, हमारा करंट अकाउंट डिफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके साथ रोजगार की हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी। तो व्यापार संकट हो गया, औद्योगिक नीति। तो इसमें जब हम सुधारों की बात करेंगे तो सबसे पहले आर्थिक स्थिरीकरण लाया जाए पहले, इसके बाद चरणों में औद्योगिक नीति, विदेशी नीति, व्यापार और विनिमय दर नीतियाँ, वित्तीय और कर सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार पर केंद्रित किया गया। ये 23 जुलाई 1991 को सरकार द्वारा घोषित किया गया था। आईएमएफ की शर्तों पर आईएमएफ कई सारी शर्तें लगाया था। उसके बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या इसमें हुआ, क्या किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंसिंग की नीति को उदार किया गया। इसके माध्यम से बल्कि समाप्ति ही ज़्यादातर कर दी 6 उद्योग छोड़ करके। पहला है शराब उद्योग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, तीसरा है रक्षा उपकरण उद्योग, चौथा है तंबाकू उत्पाद, पांचवा है औद्योगिक विस्फोटक, छठा है खतरनाक रसायन ड्रग्स और फर्मुलेज। तो 6 उद्योगों को छोड़ करके इनको सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया, बाकी क्षेत्रों में उदारीकरण किया गया, बाकी क्षेत्रों को निजी प्रवेश की पूरी तरीके से इजाज़त दे दी गई। तो प्रश्न आ सकता है कि जो हमने एलपीजी रिफॉर्म लिए थे इसमें कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया। तो 6 उद्योग, शराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, रक्षा उपकरण हो गया, तंबाकू उत्पाद हो गया, औद्योगिक विस्फोटक हो गए, खतरनाक रसायन ड्रग्स। तो अगर मान लीजिए आपको याद न याद है तो आप ये बात समझ लेंगे कि ये उद्योग जैसा शराब हो गया, भाई शराब को सरकार अपने नियंत्रण में रखेगी। निजी उद्योग होगा तो पूरे दिन में शराब चलने लगेगी। औद्योगिक जैसा परमाणु उद्योग है तो भाई कोई भी सरकार अपने हाथ में रखना चाहेगी, परमाणु महत्वपूर्ण है। उसके बाद दवाइयों का तो ज़्यादा फार्मास्यूटिकल जो रासायनिक है वो अपने हाथ में रखना चाहेगी। उसके साथ साथ तंबाकू उत्पाद हो गया, ये अपने हाथ में रखना चाहेगी, औद्योगिक विस्फोटक। तो इस तरीके से ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद विदेशी निवेश, आज आप एफडीआई मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। एफपीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है। अगर आज इतना ज़्यादा एफडीआई आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारी एलपीजी सुधारों के कारण ही हो रहा है। उसके साथ आज देखिए कितनी हम भारत में पूरी दुनिया से कितना निवेश आ रहा है, सरकारें रेट कॉर्पोरेट बिछा रही हैं। तो इसका कहीं ना कहीं आधार एलपीजी ने ही तैयार किया। विदेशी प्रौद्योगिकी के साथ समझौता, पहले तो हम एक दूसरे देश से अपनी प्रौद्योगिकी को भी नहीं ले सकते थे, लेकिन आज देखिए हम अमेरिका से साथ परमाणु समझौता हमने किया। उसके साथ साथ हम लगातार तकनीक का ट्रांसफ़र करते रहते थे।
भारतीय उद्योग न केवल विदेशी प्रौद्योगिकी कुशलता से अधिक अवशोषित करेगा, बल्कि प्रतिस्पर्धी दबाव उन स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी। कि जब हम विदेशी प्रौद्योगिकी से समझौता करेंगे तो हमारा खुद भी एक तरीके से ये उत्साह बढ़ेगा कि हम अपने प्रौद्योगिकी पे अधिक से अधिक निवेश करें। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्या था कि सरकारी स्वामित्व सार्वजनिक उद्यमों के उत्पादन में बाजार अनुशासन लाने, जहां सरकारी उपस्थिति उपस्थित नहीं है उन जगहों से बाहर निकालने के लिए विनिवेशित किया गया, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। कि मतलब हम क्या करें कि अपने उद्योगों को, मतलब अपने जो हम पहले से प्रतिबंध लगाए थे उनमें विनिवेश की इजाज़त देते हैं। ये मैं और आपको विनिवेश जब पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से बताऊँगा। लेकिन अभी भी हम कुछ चीज़ जैसे रक्षा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, रेलवे हो गए, इस पर अभी भी हम निवेश की बात नहीं करते हैं। उसके बाद MRTP एक्ट को थोड़ा इसमें एक तरीके से लिबरल बनाया गया। तो ये सारे सुधार हमने किए थे। तो मैंने आपको 1991 की आर्थिक नीति की थी, क्यों लाया गया, ये चीज़ें बता दी। उसके बाद हम इससे क्या हुआ, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि इससे क्या प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़े और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो अगर हम सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करें तो बेहद सकारात्मक। आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा हम अपना खुद को उत्पादन कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं LPG रिफॉर्म से ही संभव हो पाया है। लाइसेंस परमिट राज का हमने अंत कर दिया था। विदेशी और विदेशी प्रौद्योगिकी के देश को निवेश में माहौल को प्रोत्साहित करने और भारतीय व्यापार की आत्मतुष्टि के बदलकर प्रतिस्पर्धी माहौल, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के साथ एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा, मतलब एक तरीके से मतलब रेस में, दौड़ में शामिल कर पाए। उसके बाद MRTP कंपनियों और प्रमुख उपक्रमों के संबंध में परिसंपत्तियों की प्रारंभिक सीमा को हटाना। हमने क्या किया, MRTP एक्ट को काफ़ी हद तक सरल बनाया। अभी ख़त्म तो नहीं किया, ख़त्म तो 2002 में करेंगे MRTP एक्ट को, लेकिन इसको भी सरल बनाया। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को फिर से उभार कर परिभाषित किया और इनकी दस्ता और पता बढ़ाने। हम केवल निजी उद्योग, सार्वजनिक निजी उद्योग के साथ साथ सार्वजनिक उद्योग के भी हम दोबारा उसको एक तरह से रिन्यू किया कि सार्वजनिक उद्योग में हमारी क्या खामियाँ हैं, हमने इसको दूर करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से उसके आज देखिए, भारत PPT परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और GDP के आधार पर भारत पांचवा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो इसका श्रेय LPG रिफॉर्म्स को ही जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या नुकसान रहा। देखिए, अगर मेंस में प्रश्न आ जाता है कि LPG रिफॉर्म के बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, तो इसमें आप पहले LPG रिफॉर्म क्या होता है ये लिखेंगे। उसके बाद LPG रिफॉर्म क्यों लाया गया ये लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे LPG रिफॉर्म के जो लाभ हुए ये लिखेंगे, जिसमें हमने आपको बताया कि लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया, निजी उद्योगों को प्रवेश की इजाज़त दी गई, MRTP एक्ट को कम किया गया, के प्रावधानों को सरल बनाया गया। उसके साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित हुए। उसके साथ साथ हम ये सारी चीज़ें, आज जो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़े और GDP के आधार पर भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका, तो इसका श्रेय हम LPG रिफॉर्म को ही जाता है। योग अब हम बात करेंगे कि 1991 की जो आर्थिक नीति उसकी क्या कृषि, देखिए भाई आलोचना तो हर जगह होती है, तो इसकी आलोचना भी आलोचना इस दृष्टिकोण से आप करेंगे सकारात्मक, बहुत जरूरी इसकी आलोचना करना। जब तक आप इसकी आलोचना करेंगे नहीं तब तक ये आंसर आपका पूरा होगा ही नहीं। तो आलोचना की, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। किसी भी अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान या उद्योग प्रधान या सेवा प्रधान कब कहा जाता है, ये प्रधान शब्द कब जुड़ता है, ये तब जुड़ता है जब अगर मान लेते हैं हम GDP के अनुरूप देखें, GDP के अनुरूप, तो 50% से ज़्यादा योगदान हो तो हम कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में कहेंगे। 1954 के आसपास जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि GDP में कृषि का योगदान लगभग 54% के आसपास था। आज जब हम 2023 में बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं, सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है। एक कम से कम इकोनॉमी की जानकार को ये तो पता होना ही चाहिए कि आज भी हम बोलते रहते हैं, पेपर में भी छप के आ जाता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का मतलब तभी तक है जब हमारी GDP में कृषि का योगदान 50% से ज़्यादा। कोई भी अर्थव्यवस्था तभी उस सेवा में, अगर सेवा क्षेत्र का 50% ज़्यादा हो जाएगा तो सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगी। उद्योग का क्षेत्र का अर्थव्यवस्था का हो जाएगा तो उद्योग क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उद्योग प्रधान हो जाएगी। लेकिन अगर हम रोजगार के दृष्टिकोण से देखें
तो भारत एक कृषि प्रधान कहा जा सकता है रोजगार के दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी भी 60% से ज़्यादा लोगों का रोजगार कृषि पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से रोजगार के दृष्टिकोण से कृषि और जीडीपी के दृष्टिकोण से हमारी सेवा अर्थव्यवस्था प्रधान अर्थव्यवस्था कही जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसमें क्या हुआ, हमारी जो एक तरीके से इनकम डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ती चाहिए। एक तरी आज देश, अभी आपको लगेगा कि मैं इसके प्रोज से ज़्यादा तो कौन सा बता रहा हूँ उसके बाद आज देखिए देश की एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, उसके अनुसार देश के 1% शीर्ष 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 40% है। मान ली टोटल संपत्ति मान ली 100 रुपये मान लेते हैं और कुल जनसंख्या मान लेते 100, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या 100 है और कुल संपत्ति 100 रुपये, तो होना क्या चाहिए, सभी को 1-1 रुपये मिल जाए तो समानता आ जाएगी, ये कभी संभव ही नहीं है। वो हो क्या रहा है कि जो 1% टॉप के 1% लोग उनको पास 40 रुपये है और जो बॉटम के 50% है उनके पास केवल 3 रुपये है। तो जीवन के स्तर के अंतर को आप समझ सकते हैं कि जब किस तरीके का वो 50% के लोग जीवन स्तर का जी रहे हैं, ये डिस्पैरिटी बढ़ी। उसके साथ साथ हमने जो रोजगार विहीन उद्योग, हमने बेशक हमारी जीडीपी नंबर 1 पे बढ़ी, नंबर 1 की तरफ जा रही है, लेकिन इसमें रोजगार सृजन नहीं हो पाया, जिसके कारण कि बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती चली गई। आज बेरोजगारी का एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं हमने रोजगार विहीन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े। हमने कभी भी युवाओं को कौशल की ध्यान नहीं दिया, युवाओं को रोजगार से हम बल्कि जीडीपी बस उत्पादकता अपनी बढ़ाते चली गई, किसी भी तरीके से हो जाए बस ये हो गया। उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र पर हमने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो ये 3-4 पॉइंट आप 4 पॉइंट भी लिख देंगे, भाई कृषि पर ध्यान नहीं दिया, रीजनल डिस्पेरिटी बढ़ती चली गई, आय इनकम डिस्टेंस लगातार बढ़ता चला गया, आय अंतर बढ़ता चला गया। उसके बाद कुछ उद्योगों तक ही ये सीमित हो पाया, गाँव एरिया में इसका लाभ नहीं मिल पाया। उसके साथ साथ एलपीजी रिफॉर्म जिस उद्देश्य से लाया गया था उसमें भी अभी कई को सुधार करने की ज़रूरत है, तो ऐसा लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब हम अगले वीडियोज में चर्चा कर लेंगे कि जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यहाँ 2011 में लाई गई थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज आधे घंटे की वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वीडियो में देखिए मैंने आपको कितनी चीज़ें बता दी, उद्योगों के परिचय बता दिया, उद्योग क्या होते हैं, उद्योग नीति पहले 1948, फिर 1958 में, 1969 में, 1977 में, 1980 में, 1985 में और फिर बाद में 1991 में जो आर्थिक रिफॉर्म लाए गए। देखिए कहीं ना कहीं सरकार प्रयास कर रही थी कि हम सार्वजनिक क्षेत्र की से कम, आज भी सरकार देखिए प्रयास कर रही है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र को कम से कम रखें और निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक। हर चीज़ में देखिए आज FDI 100% तक पहुँच गया, तो क्या है इसका मतलब ये कि सरकार सारी विनिवेशिक रणनीतिक विनिवेश की तरफ जा रही है। इसका मतलब 50% ज़्यादा चीज़ों के शेयर निजी सेक्टर में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि सारे औद्योगिकरण काम का सरकार नहीं कर सकती, उद्योगों का प्रबंधन निजी क्षेत्रों में ही होना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छे से। उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स है कि सारा आप निजी क्षेत्र में देंगे तो सरकार फिर बनी क्यों थी। तो इस तरीके से हम एक संतुलित इसका अध्ययन करेंगे बिना किसी पक्षपात के। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम आगे जब चर्चा करेंगे तो राष्ट्रीय विनिर्माण नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 की चर्चा करेंगे। थैंक यू।